कैसे हाल है? सो जेई मेन के वन शॉट रिवीजन में आज स्टार्ट करते हैं कहानी ग्रेविटेशन की। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो अपन ने अपलोड किया है वो है रोटेशन मोशन का। आज बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन का बेसिक मीनिंग तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनके मासेस की वजह से जो भी अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वही हमारा ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे केपलर्स लॉ पर। जनरली वैसे ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से स्टार्ट किया जाता है, बट यहाँ पर अपन थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अपन बात स्टार्ट करेंगे केपलर्स लॉ से। केपलर साहब ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे। ठीक है ना, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि 3 लॉ क्या थे। पहला लॉ केपलर साहब का ये कहता है कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड जो घूम रहा है, जो भी सन के अराउंड घूमता है उसको हम प्लेनेट कहते हैं। तो सन के अराउंड जो भी प्लेनेट घूम रहा है उस प्लेनेट का जो पाथ होगा वो इलेप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ नहीं होता। ये उनका फर्स्ट लॉ था। तो फर्स्ट लॉ में लिखा हुआ ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं हैविंग द सन एट द वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। इलिप्स में अगर अपन बात करें तो 2 फोकस होते हैं, एक इधर की तरफ होता है, एक इधर की तरफ होता है। तो केपलर साहब ने ये कहा था कि दोनों में से किसी भी एक फोकस पर सन होता है और जो हमारा प्लैनेट है वो इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। ठीक है, सेकंड लॉ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमारा जो प्लैनेट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। अब इस स्टेटमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि प्लैनेट की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक dt टाइम में सपोज हमारा प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो प्लैनेट की पोजीशन को सन की पोजीशन से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, जब हमारा प्लैनेट ए पोजीशन पर है तो ये वाली लाइन है, जब प्लैनेट बी पोजीशन पर पहुंच गया तो ये वाली लाइन हो गई। तो इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया? इतना एरिया कवर किया। अगर मैं कहूँ कि ये एरिया डीए है और ए से बी तक का जो टाइम है वो dt है। ठीक है, तो सेकंड लॉ में ये कहा था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होगा। मतलब हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एरिया ट्रेवल्ड बाय दिस लाइन और स्वीप आउट बाय दिस लाइन पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। यहां पर स्टेटमेंट चेक करके देखते हैं। अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन सीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कंजर्व। अब ये जो सेकंड लॉ है दिस इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब सेकंड लॉ जो है केपलर का वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है दैट इज द एरियल स्पीड। एरियल स्पीड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में जो एरिया कवर होता है, 1 सेकंड में जो एरिया कवर हुआ, जैसे मैंने कहा कि dt टाइम में dA एरिया कवर हुआ तो 1 सेकंड में जो एरिया कवर होगा दैट विल बी dA अपॉन dt। तो पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में जो एरिया कवर होता है उसी को हम एरियल स्पीड कहते हैं। सो दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। उसकी जो एरियल स्पीड होगी वो कांस्टेंट। सो dA अपॉन dt कांस्टेंट आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है तो हमें j अपॉन 2m इक्वल्स टू कांस्टेंट मिल जाता है, जिसमें j हमारा एंगुलर मोमेंटम है और 2m अपने आप में कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि j इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड लॉ है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब j के कांस्टेंट होने का मतलब हम कह सकते हैं कि mvr इक्वल्स टू कांस्टेंट। mvr कांस्टेंट, इसका मतलब mv max r minimum इक्वल्स टू mv minimum r max। ये क्या कहानी है? अगर mvr कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना mv1 r1 इक्वल्स टू mv2 r2। m से m कैंसिल हुआ। फर्स्ट पोजीशन में वेलोसिटी v1 है, पोजीशन r1 है। सेकंड पोजीशन में बात करें तो वेलोसिटी v2 है, पोजीशन r2 है। m से m कैंसिल हो गया। अब vr इक्वल्स टू कांस्टेंट कह सकता हूं और vr के कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि अगर r की वैल्यू मिनिमम आएगी तो v की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और अगर r मैक्सिमम आएगा तो v मिनिमम आएगा। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि अगर v मैक्सिमम है तो r मिनिमम और v मिनिमम है तो r मैक्सिमम है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि v मैक्स r मिनिमम इक्वल्स टू v मिनिमम r मैक्सिमम। ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स में काम आता है, इसलिए स्पेसिफिकली इसको याद रखना है। v मैक्स तो r मिनिमम, v मिनिमम तो r मैक्स। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लेनेट का, जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये रेडियस है तो इलिप्स के केस में तो रेडियस आता ही नहीं है। ठीक है, फिर ये कौन सा डिस्टेंस है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन
टाइम ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अगर मैं सर्कुलर पाथ कंसीडर करके चलूंगा तो मैं लिखूंगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ध्यान रखना उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट मान करके चलूंगा तो आर का मतलब हो जाएगा उसका रेडियस, लेकिन एक्चुअल में अगर हम पाथ लेते हैं तो ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ है तो उसमें हमने लिखा है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होगा। अब ये ए एक्चुअल में क्या है, ये है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इलिप्स में दो एक्सिस बनेंगे, एक एक्सिस ये बनेगा, एक एक्सिस ये बनेगा। इस एक्सिस को हम कहते हैं मेजर एक्सिस और इस एक्सिस को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो ये टोटल अगर मैं 2a लेता हूं तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब हुआ मेजर एक्सिस का हाफ, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। और जो टाइम पीरियड का स्क्वायर आएगा वो इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यहां से बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि t प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये केपलर का थर्ड लॉ है। केपलर लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ गिवन ऑर्बिट इज 7 आवर। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 7 आवर्स है। इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज टू द 3 टाइम्स, अगर मैं रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं इट्स प्रीवियस वैल्यू, देन अप्रोक्सीमेट न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विल बी। अगर मैं उसके रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं, इनिशियली उसका टाइम पीरियड 7 आवर्स है, तो रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज करने के बाद में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t प्रोपोर्शन टू r रेज़ टू पावर 3/2 t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 पावर 3/2। t1 की वैल्यू 7 है, t2 कैलकुलेट करना है, ये अगर r है ये 3 टाइम्स कर दिया, पावर 3/2, 3 से r कैंसिल हुआ, सो t2 इक्वल्स टू 7 3 रेज़ टू पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा और इसमें अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये केपलर का जो थर्ड लॉ है उस थर्ड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अ सैटेलाइट इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट p के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इज 6 टाइम्स लेस देन दैट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजेस्ट का मतलब हो गया r मिनिमम और फारदेस्ट का मतलब हो गया r मैक्सिमम। तो जब वो r मैक्सिमम पर है तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब वो r मिनिमम पर है तो उसकी वेलोसिटी v मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है when it is farthest from the planet is 6 times less than when it is closest to the planet। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इस वेलोसिटी की 6 टाइम्स कम है, या मैं ऐसे कह दूं कि ये जो वेलोसिटी है ये इस वेलोसिटी की 6 टाइम्स है। सो मैं कह सकता हूं कि v max is equals to 6 टाइम्स ऑफ v minimum। सही बात है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट। क्लोजेस्ट का मतलब हो गया r मिनिमम, फारदेस्ट का मतलब हो गया r मैक्सिमम। तो मुझे r मिनिमम अपॉन r मैक्सिमम कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, तो वो रिलेशन काम में आ गया जो हमने लिखा था, v max r मिनिमम इक्वल्स टू v मिनिमम r max। ठीक है, यहां से अगर मैं r मिनिमम अपॉन r मैक्सिमम लिखूं तो कितना आएगा, r मिनिमम ये आएगा v मिनिमम अपॉन v मैक्सिमम, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो ये रेशियो 1/6 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को समझना है, नियरेस्ट, फारदेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, 6 टाइम्स, बस ये कहानी समझनी है। समझते जाओ, क्वेश्चन से चीजें नोट करते चले जाओ, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने आप ही बता रहा है ना आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है। आपको तो सिंपल यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सोल्व कर देना है। ठीक है, अब न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ की बात करूं, बहुत बेसिक लॉ है, हम सबको मालूम है। न्यूटन साहब ने ये कहा था कि दो मासेस अगर m1 और m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक रिलेशन यह है, एक रिलेशन यह है, कंबाइन करने के बाद में फोर्स की वैल्यू आ गई है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यूनिवर्सल वर्ड लिखने का रीजन ये है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर पॉइंट पर सेम होगी,
मतलब ये मीडियम पर या किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा। और उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट की अगर बात करो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो m1 ने m2 को अट्रैक्ट किया इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फॉलो हो ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ। यहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो हो रहा है, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इस पर बेस्ड, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना बस। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है ना हम तो वैसे वैसे नोट कर लेंगे। m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, दोनों का मास हमने m ले लिया। प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ f, दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो f आ रहा है, दोनों के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस है। इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट, एक से 1/3 मास दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, अभी m4 है तो दोनों के बीच का फोर्स f है। सपोज इसमें से 1/3 मास इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसका मास 2m/3 रह गया और इसका मास हो गया m + m/3 दैट इज 4m/3। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, इस ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट देन द न्यू फोर्स सपोज मान लिया f' हो गया, तो अब f' क्या लिखूंगा? अगर मैं f की बात करूं तो g m1 m2 अपॉन r²। अगर मैं f' की बात करूं तो g पहला मास हो गया 2m/3, दूसरा हो गया 4m/3 अपॉन में आ गया r²। ठीक है, ये 8 हो गया 9 हो गया, तो 8/9 gm² अपॉन r², ये f है। इसका मतलब जो फोर्स है वो बेटा 8/9 टाइम्स होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बस कितना मास ट्रांसफर हो उसके अकॉर्डिंग दोनों मासेस कैलकुलेट कर लिए, फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दिया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, और किस तरीके का क्वेश्चन बनता है देखते हैं। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, दो एक जैसे पार्टिकल है जिनका मास 1 kg है, each go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitation। थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को कि दो मास हैं m और m, ठीक है, और go around a circle of radius r। अब दोनों r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से। मैं सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि m और m एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है, उस ग्रेविटेशन की वजह से दोनों ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए एक बेसिक चीज हम जानते हैं कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ किसी भी पार्टिकल के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से मिलेगा। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r कहा हुआ है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लिखा हुआ है साफ साफ। द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो दोनों की एंगुलर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अभी जो मैंने बोला वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में काम करेगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं हम? m⍵² r। अब आप कहेंगे सर mv² अपॉन r भी होता है, बिल्कुल सही बात है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो एंगुलर स्पीड ओमेगा की बात कर रहा है, इसलिए मैंने ओमेगा की फॉर्म में लिख दिया। दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कितना लिखेंगे? g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का ध्यान रखना, दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? 2r का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। कहानी समझ में आई या नहीं आई? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 2r है, बट सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, क्योंकि दोनों पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पर घूम रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या बनेगी कि ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये पार्टिकल यहां पहुंचा, तो ये सिस्टम इस तरीके से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता जाएगा और किसी भी पार्टिकल को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो ग्रेविटेशन से मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक टर्म है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या नाम ही इतना बड़ा है, ये नाम ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है g_m⁻r²। अब यहां पर मैं आपको एक हिदायत दे देता हूं। हिदायत ये कि नोटेशंस का बहुत ध्यान रखना, आगे कई फॉर्मूले आने वाले हैं, तो कहां पर किसको किससे डिनोट कर रहे हैं वो ध्यान रखना। जैसे अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसके मास को me लिख रहे हैं, r इज द डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस को स्मॉल r लिखूंगा, बट मैं रेडियस को r लिखूंगा, और उसमें भी अर्थ का रेडियस होगा तो मैं re लिखूंगा। ठीक है,
कोई भी डिस्टेंस अगर लूंगा तो स्मॉल आर है, रेडियस अगर लूंगा तो कैपिटल आर है, अर्थ का रेडियस अगर लूंगा तो आर ही है। ये वाली बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा अर्थ के सरफेस पर वो आएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पर g इक्वल्स टू जी एम ई अर्थ का रेडियस, ये आएगा। तो मुझे यहां से एक रिलेशन मिल गया है जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर। चाहो तो इसको नोट कर लेना, ये रिलेशन बहुत काम आता है और आगे भी कुछ जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर, जहां पर g अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू ऑफ g एट अर्थ सरफेस ये लिखी हुई है। ठीक है, एक छोटी सी बात और कि मैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इसीलिए बता रहा हूं। अभी मैंने ये लिखा है मास की फॉर्म में, मैं इस एक्सप्रेशन को डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं और फिर समझाऊंगा कि मास और डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। डेंसिटी की फॉर्म में अगर बात करूं तो ये g अपॉन आर स्क्वायर तो लिख दिया, मास को लिख दिया मैंने 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया, आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से g इक्वल्स टू 4/3 पाई आर रो जी, ये एक फॉर्मूला हमारे पास में डेंसिटी की फॉर्म में आया। मास की फॉर्म में अगर g लिखना है तो ये लिखा हुआ है, डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना है तो ये लिखा हुआ है। अब इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर रिलेशन है g प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई स्क्वायर और यहां पर रिलेशन है g प्रोपोर्शनल टू आर ई। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि g की वैल्यू रेडियस पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई स्क्वायर और दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर ई। इट डिपेंड्स कि हमने कांस्टेंट किसको लिया है। अगर मैं मास को कांस्टेंट लेता हूं, मतलब मास को कांस्टेंट रखते हुए मैं रेडियस में कोई चेंज करूंगा, इस सेगमेंट को ध्यान से सुन लेना बेटा, ये क्वेश्चंस में काम आता है कि अगर मैं मास को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस में चेंज करूंगा तो g प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई स्क्वायर होगा, और अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए फिर रेडियस में कोई चेंज करता हूं तो g प्रोपोर्शनल टू आर ई होगा। ठीक है ना, अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं और रेडियस को चेंज करते हैं तो g प्रोपोर्शनल टू आर ई के अकॉर्डिंग काम करना है, और अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं फिर रेडियस में चेंज करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई स्क्वायर के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। देखो, शायद जो चीज अभी हमने डिस्कस की उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, श्रिंक का मतलब डिक्रीज हो गई 2%, अर्थ का जो रेडियस है वो डिक्रीज हो गया है 2%। मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से मैं लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ा सा नोट कर लेता हूं क्वेश्चन को। व्हाइल इट्स मास रिमेन्स सेम, आगे ना इंफॉर्मेशन, मास को कांस्टेंट रख करके रेडियस को 2% डिक्रीज किया है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विल अप्रोक्सीमेटली, अब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कितना परसेंट होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। चलो जी, m कांस्टेंट है तो अपन ने फॉर्मूला पकड़ा है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर वाला, क्योंकि मास कांस्टेंट कहा हुआ है, एन ई की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां से हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनाते हैं। थोड़ी सी बात उससे रिलेटेड भी बता देता हूं, फॉर्मूले से हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बना लेते हैं। उसका एक बेसिक तरीका होता है, जैसे x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, समथिंग लाइक दिस। ये चीज एरर में भी काम आती है और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने में भी काम आती है। और एरर और परसेंटेज चेंज का जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स में डेफिनेटली बनता ही है, कई चैप्टर में ये काम आता है। ध्यान से इस कहानी को सुन लेना कि मेरे पास में ये फॉर्मूला है, तो यहां से मैं एरर या परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या बनाता हूं कि साहब ये हो गया x में परसेंटेज चेंज, ये होता है चेंज, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज, और ये हो गया पूरा परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू, पूरा वैसे सॉल्व किया जाता है, इसका डेरिवेशन किया जाता है, बट हम इसको डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे कि यार जो पावर में चीज लिखी हुई है ना वो पावर तो आगे लानी है अपने को। जैसे ए स्क्वायर है तो 2 को आगे लाना है तो a का परसेंटेज चेंज लिख दो, फिर b स्क्वायर है तो 2 आगे लाना है, b का परसेंटेज चेंज लिख दो। ठीक है, c क्यूब है 3 है तो 3 को आगे लाना है, c का परसेंटेज चेंज लिख दो। अब इनटू है a और b के बीच में तो प्लस लगाना है, और अपॉन में c क्यूब है तो माइनस लगाना है। ठीक है, बस दो ही तो बातें याद रखनी कि पावर को आगे शिफ्ट करके परसेंटेज चेंज लिखता है, जिसकी पावर आगे शिफ्ट करो उसका परसेंटेज चेंज लिख लो। a की पावर शिफ्ट किया तो a का आ गया, b की पावर शिफ्ट किया b का आ गया, c की पावर शिफ्ट किया c का आ गया। इनटू होने पर प्लस लगा लो और अपॉन होने पर माइनस लगा लो। यहां से अपन परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। अब क्वेश्चन मुझे कैसे मिलेगा, a का, b का और c का परसेंटेज चेंज मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा और मुझसे x में परसेंटेज चेंज पूछ लेंगे। ठीक है,
वैल्यूज यहां पर पुट कर दूंगा और x का परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुन लेना कि ये सारी कहानी तभी एप्लीकेबल होती है जब परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर 5% तक की रेंज में हो। ठीक है, इक्वल्स टू और लेस देन 5%, मतलब 5% से ऊपर नहीं जाना है। ऊपर जाने पर फिर अपन को बेसिक मेथोडोलॉजी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो रेडियस को 2% हमने डिक्रीज किया है, तो हमें जी में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर यहां फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और सुन लेना कि अगर मेरे इस फॉर्मूले में सपोज यहां पर कोई कांस्टेंट होता है इनटू में या अपॉन में 2, 2 पाई 4 कोई भी कांस्टेंट अगर है, तो यहां से जब मैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनाऊंगा तो उस कांस्टेंट को इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, आप इनटू या अपॉन में कोई कांस्टेंट भी लोगे तो भी इस फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये यहां पर बहुत अच्छे से काम आएगी। आर में चेंज किया है, मतलब आर ई में चेंज किया है, ये चीज कांस्टेंट है, तो जब मैं जी के लिए परसेंटेज चेंज लिखूंगा तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, तो बेटा ये चीज कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं होगा। अपॉन में आर ई स्क्वायर है, अपॉन है तो माइनस लगेगा, अभी हमने बात की थी। पावर को आगे ले लूंगा तो डेल्टा आर ई अपॉन आर ई इंटू 100। यहां से एक बात समझ में आ गई सर की अगर ये परसेंटेज चेंज पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। ये कहानी अपने को समझ में आ रही है। ठीक है, वैसे भी फॉर्मूले से एक बात समझ में आ रही है कि भाई मास कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी। अगर मैं रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो छोड़ ही देने हैं, इंक्रीज वाले दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा, वो भी अभी आ जाएगा आंसर। अब ये कितना है, 2% डिक्रीज हुआ, ये आर ई में परसेंटेज चेंज है, डिक्रीज हुआ तो माइनस का 2 ले लो तो 4% डिक्रीज होगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा तो ये इंक्रीज हुआ तो ये प्लस 4% मतलब 4% इंक्रीज हो जाएगी जी की वैल्यू। सो रेडियस को अगर मैं 2% डिक्रीज करूंगा तो जी की वैल्यू 4% इंक्रीज हुई। ये वाला जो सेगमेंट है ये चाहो तो आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। केवल इस चैप्टर में नहीं बेटा, कई चैप्टर्स में काम आती है ये चीज कि फॉर्मूले से परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कब उसको अप्लाई किया जाता है, इनटू या अपॉन में कोई कांस्टेंट है तो उसको यहां पर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये वाली बात यहां तक क्लियर हुई। चलो अब जी हमने सरफेस पर तो ले लिया, हाइट और डेप्थ के साथ में वेरिएशन देखते हैं। अगर मैं सरफेस से एच हाइट पर जी की बात करता हूं, जैसे यहां मैंने पॉइंट लिया जो सरफेस से एच हाइट पर है, सेंटर से डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर ले लिया, तो एच हाइट पर जी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, क्या आएगी, जी एच इक्वल्स टू जी। किसी भी एक तरह से एक्सप्रेशन को याद रख लेना, जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे याद रखा हुआ है। अब 50 तरीके से एक्सप्रेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से एक्सप्रेशन याद रख लो, जैसे क्वेश्चन की जरूरत होगी अपन उसके अकॉर्डिंग उसको काम में ले लेंगे, डोंट वरी। तो जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई, पावर हो गई -2। ठीक है, ये एच हाइट पर जी की वैल्यू, ये सरफेस पर वैल्यू है, ये सरफेस से हाइट हो गई, ये अर्थ का रेडियस हो गया, नो डाउट। अब इसमें एक कंडीशन है जो जनरली क्वेश्चन में बनती भी है कि अगर h की वैल्यू आर ई से बहुत कम है, जैसे ये लिखा हुआ है, हाइट अगर आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन एक बात कहता है कि इसको यहां पर आप चिपका सकते हो, तो एक्सप्रेशन ये लिखा जा सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, तो बेसिक एक्सप्रेशन ये है, और इस कंडीशन में एक्सप्रेशन क्या है, तो इस कंडीशन में एक्सप्रेशन ये है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बेसिक एक्सप्रेशन ये है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो एक्सप्रेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हाइट के साथ में वेरिएशन आया, डेप्थ के साथ में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि आगे भी ये सेगमेंट है। डेप्थ के साथ में अगर बात करें तो ये आ जाएगा G1 माइनस डी अपॉन आर ई, डी है सरफेस से जो डेप्थ ली गई है। ठीक है, तो हाइट के लिए ये आ गया, डेप्थ के लिए ये आ गया। बात क्लियर है? अब इसको मैं यहां पर परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला भी बना देता हूं, जी एच इक्वल टू जी माइनस 2 जी एच अपॉन आर ई। तो यहां से जी एच माइनस जी अपॉन जी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो -2h अपॉन आर ई इंटू 100 और इंटू 100। ये अभी कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूं फॉर्मूला। हाइट के साथ में अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है कि अगर हम सरफेस से h हाइट पर चलेगा और g की वैल्यू में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, कंडीशन ध्यान रखना,
अगर ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी है और आपसे कहा जाए कि जी की वैल्यू में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके बताओ, तो आप डायरेक्ट -2h/RE × 100 से कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह से डेप्थ के साथ में अगर परसेंटेज चेंज की बात करें, मतलब डेल्टा G × 100, तो यहां पर आएगा -D/RE × 100। तो बेटा H के साथ में जो आएगा वो परसेंटेज चेंज ही आएगा इस कंडीशन में, और सरफेस से D डेप्थ पर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो ये आएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप सरफेस से कितनी भी डेप्थ पर जाओ, हाइट के लिए कंडीशन है, डेप्थ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि सरफेस से H हाइट पर जाए और सरफेस से D डेप्थ पर जाए, दोनों जगह अगर मुझे G की वैल्यू सेम मिल रही है, या दोनों प्रोसेस में G में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो परसेंटेज चेंज सेम आ रहा है, तो H और D में क्या रिलेशन होगा? इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल की जा रही है, दोनों वैल्यू अगर मैं इक्वल करूंगा तो D = 2H आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। फिर कह रहा हूं इस कंडीशन में सरफेस से जिस हाइट पर लेकर के गए वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है और उस हाइट पर G की वैल्यू और सरफेस से D डेप्थ पर G की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो D और H में ये रिलेशन आएगा। इज दैट क्लियर? तो हाइट वाली बात भी हुई, डेप्थ वाली बात भी हुई। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो डेप्थ वाली चीज को ये लिखा हुआ भी है, कैलकुलेट कैसे हुआ वो कहानी समझा रखी है, ठीक है। इसको डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख रखा है, डेंसिटी की फॉर्म में ये है, याद रख सको वेल एंड गुड, याद नहीं रखोगे कोई खास बात नहीं है। आपको बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक चीज क्या है वो क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फटाफट से उसको अप्लाई कर देंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा बना देंगे। जी में वेरिएशन का ग्राफ दिखा रखा है, ये हो गया अपना R = 0, ये हो गया सरफेस, और ये हो गया सरफेस से बाहर की बात, ठीक है। तो 0 से RE तक बात करें मतलब सरफेस के अंदर बात हो रही है, सरफेस के अंदर बात हो रही है, इसका मतलब G ∝ स्मॉल r आ रहा है। तो डेप्थ पर अगर बात करेंगे तो GD ∝ r है, और बाहर निकल करके बात करेंगे H हाइट पर तो ये 1/r² है। ये डेप्थ के लिए हो गया और ये हाइट के लिए हो गया। अगर मैं सरफेस से नीचे जाता हूं तो G ∝ r मिलता है, हाइट पर जाता हूं तो ∝ 1/r²। तो अंदर हो गया G ∝ r और बाहर हो गया G ∝ 1/r²। ये हो गया G ∝ r, ये G ∝ 1/r²। कहानी क्लियर? तो हाइट और डेप्थ के साथ G में जो वेरिएशन है वो कहानी हमको समझ में आ गई। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पता लगेगा कहानी समझ में आई है या नहीं आई है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। If the acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of Earth is same as that of the acceleration due to gravity at a depth alpha h, और h की वैल्यू RE के कंपैरिजन में बहुत कम दी हुई है। आगे वैसे ही क्वेश्चन, from the Earth's surface the value of alpha, acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of Earth is same as that of the acceleration due to gravity at a depth alpha h। सीधी बात, अभी अपन ने D = 2h लिखा था, इसने D को अल्फा h बोला हुआ है, that is equals to 2h, h से h कैंसिल, अल्फा = 2। इसीलिए कह रहा हूं बेसिक चीज अगर क्लियर है तो काम खत्म। तो अल्फा = 2 आ गया, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है इसलिए मैंने ये लिख दिया। कहानी क्लियर हुई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। अब 32 किलोमीटर की हाइट है और अर्थ का जो रेडियस है वो तो 6400 किलोमीटर होता है, इसका मतलब h की वैल्यू RE के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली उसने बोल दिया। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी, परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करना है, तो h की वैल्यू RE से बहुत कम हो गई। अब मैंने वो फॉर्मूला बना करके जो दिया था, ठीक है, विद योर काइंड परमिशन मैं उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दूं हाइट के साथ, परसेंटेज चेंज ही तो पूछा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, -2, h की वैल्यू कितनी है 32, ये कितना है 6400, इनटू में आ गया 100, ये कैंसिल हो गए, ये 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1%, 1% डिक्रीज होगा, परसेंटेज चेंज 1% आ गया। और हमने तो यही बता दिया कि हाइट पर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, 1% डिक्रीज हुआ,
ठीक है, कहानी आ रही है समझ में? चलो जी, आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, अब बेसिकली बेटा ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें अपन एनालॉजी वाली बात भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। फिजिक्स में एनालॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में अपन एनालॉजी की बात कर सकते हैं, या ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही अभी हम यहाँ पर आगे लेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप जब फाइनली रिवाइज करो चैप्टर्स को और थ्योरी को, तो एनालॉजी के बेसिस पर इन चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करने की कोशिश करना, जिससे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो मैं ग्रेविटेशन पर ही बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ भी नहीं लेकर के चलूंगा इसमें। ग्रेविटेशन फील्ड और इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब ये हुआ कि किसी भी मास के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी दूसरा मास अगर रख दिया जाए तो उस पर इसकी वजह से ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन लगेगा, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं वहां पर एक यूनिट मास रख दूं, उस यूनिट मास पर जितना भी फोर्स लगता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। जैसे यहां पर शो किया है कि मान लो मेरे पास में एक कैपिटल M मास है और उसकी वजह से r डिस्टेंस पर मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इट मींस मैं यहां पर एक यूनिट मास रखूं, उस मास पर फोर्स कैलकुलेट करूं, दैट फोर्स विल रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो सॉल्व करने के बाद में ये आती है। ये हमने अर्थ के लिए लिखा हुआ है इसलिए m ही लिखा हुआ है। जनरल बात करेंगे तो E इक्वल्स टू gm/r²। किसी भी m मास के पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी gm/r² आएगी। ठीक है, और यहां से रिलेशन E प्रोपोर्शनल टू 1/r² बनेगा, तो ये इस तरह से कर्व फॉर्म में डिक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है यूनिट वैल्यू को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का वर्क डन। यूनिट वैल्यू में अब चार्ज भी हो सकता है और मास भी हो सकता है। मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यूनिट मास की बात कर रहा हूं। तो यूनिट मास जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ था उसको मैं इन्फिनिटी से धीरे धीरे बिना एक्सेलरेशन के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाया, और किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी मैंने वर्क किया, दैट वर्क इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कहानी यही लिखी हुई होगी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास from infinity to a point in the gravitational field without acceleration is called the gravitational potential at that point. Gravitational potential at a point p distance r from a point mass. पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आता है, अगर मैं एक m मास का पार्टिकल लूं और उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लूं तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा -gm/r। इस माइनस का ध्यान रखना बेटा, m मास से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आएगा -gm/r स्केलर क्वांटिटी है। ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? स्केलर क्वांटिटी है तो दो या दो से ज्यादा मासेस की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो मैं सबकी वजह से इंडिविजुअली पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा और सबका मैं एल्जेब्रिक सम करूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के केस में क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं वहां पर वेक्टर सम करूंगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करनी है तो मुझे वेक्टर सम करना है, और अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करनी है तो एल्जेब्रिक सम करना है। इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल की वैल्यू 0 कंसीडर करके चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में ये रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू -dv/dr। मैं इसको E वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो -∂u/∂x i प्लस डेल v कह दो, डेल v/∂yj प्लस डेल v/∂z के, ये सारे पार्शियल डिफरेंशिएशंस हैं। ये बात वर्क एनर्जी पावर में भी हमने डिस्कस की थी, तो पार्शियल डिफरेंशिएशंस करने हैं और यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ उसके हिसाब से तो क्वेश्चन बढ़िया है। ऑन द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन the gravitational field due to a mass distribution is given by। ये ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे दिया हुआ है, मतलब इंटेंसिटी दी हुई है। मैं कह देता हूं E की वैल्यू दी हुई है, दैट इज ax/x² + a² 3/2।
in the x direction the magnitude of gravitational potential on the x axis at a distance x taking its value to be 0 at infinity. मुझे x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर v को 0 लेना है, तो मुझे x पर v का एक्सप्रेशन बताना है. ये रहा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है. e और v का रिलेशन है e इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. अगर मैं x एक्सिस पर बात करूं तो dv इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स. ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन e को मैंने लिखा है ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 dx. ठीक है, लिमिट कैसे पुट करेंगे कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू 0 है, जब ये x है तो ये वैल्यू v है. राइट, अब यहां अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, v माइनस 0 आ जाएगा. ये इंटीग्रेशन कैसे करना है, a को मैं बाहर कर लूंगा, केवल मैं इंटीग्रेशन शो कर रहा हूं कि माइनस a तो बाहर हो गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 है, dx है, और लिमिट इंफिनिटी से x तक है. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बेटा इसको. ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसको कुछ लेट कर लेते हैं t. क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x आ जाएगा. अब मैं इसका दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो 2x और ये 0 हो गया और ये dt अपॉन dx आ गया. तो ये 2x dx इक्वल्स टू dt बना, दैट इज x dx इक्वल्स टू dt बाई 2. ठीक है, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये एक्सप्रेशन t की फॉर्म में लिख दिया जाएगा. कैसे, माइनस ए एक्स dx की जगह dt बाई 2 आ जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह t आएगा तो t की पावर 3/2 आ गई. अब एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है, जब मैंने इसको ऐसे लेट किया तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी हो गया, t की फॉर्म में आ गया. अब इसका इजीली मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा, बट लिमिट का भी ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि जब मैंने t की फॉर्म में लिखा है तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. ये लिमिट x की है, ये t की नहीं है. अब t की लिमिट्स कैसे आएंगी कि x की ये वैल्यू पुट करो इन्फिनिटी तो t की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, फिर x की जगह x को पुट करो तो t की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऐसे में t की लिमिट पुट करूंगा, इसको सोल्व कर लूंगा. ठीक है, v इक्वल्स टू ए आ जाएगा. सोल्व करने के बाद में जो भी आएगा, अब तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, बाकी इसका इंटीग्रेशन होगा किस तरह से वो कहानी मैंने आपको समझा दी है. तो ऐसी सिचुएशन में अपॉन में जो लिखा हुआ उसको अपन लेट कर लेते हैं और फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, लिमिट उसके अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं, काम आसान हो जाता है. सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लिखे हुए हैं, एडवाइस करूंगा कि डायरेक्टली उनको याद रख लेना. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड का मतलब इंटेंसिटी, r ग्रेटर देन r इक्वल्स टू r लेस देन r. ये हो गया आउटसाइड, बाहर के पॉइंट पर अगर बात करें तो ये हो गया सरफेस के लिए, और ये बात हो गई अंदर के पॉइंट के लिए. किसके लिए बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर. सॉलिड स्फीयर बाहर के पॉइंट पर ये लिखते हैं, सरफेस पर ये लिखते हैं, अंदर के पॉइंट पर ये लिखते हैं. कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशंस को याद रख लेना है. ठीक है, होलो स्फीयर के केस में बाहर यही आएगा, सरफेस पर यही आएगा, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. इसका ध्यान रखना, होलो स्फीयर में अंदर के पॉइंट पर 0 आएगा और यहाँ अंदर के पॉइंट पर माइनस GMR अपॉन R क्यूब आएगा. ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है. इन एक्सप्रेशंस को याद रख लेना. ठीक है, कुछ ऐसे ही बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए की गई है. क्या बात की गई है, वही 3 केसेस, बाहर के लिए, सरफेस के लिए, अंदर के लिए, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर. एक्सप्रेशंस ये है, बाहर के पॉइंट पर दोनों के लिए सेम है, सरफेस पर दोनों के लिए सेम है. सॉलिड स्फीयर में अंदर के पॉइंट के लिए ये एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना. और अंदर के पॉइंट पर होलो स्फीयर में वही आएगा जो सरफेस पर आता है, माइनस GM अपॉन R. तो ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं. ठीक है, बाहर के पॉइंट और सरफेस के पॉइंट तो आप एक्सप्रेशन याद रखो, वो तो सॉलिड और होलो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे इंटेंसिटी की बात कर रहे हो चाहे पोटेंशियल की बात कर रहे हो. अंदर के पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है ना, चलो जी देखें क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन है. सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r gravitationally attracts a particle placed at 3r from its center with a force F1. ये शो कर रखा है हमको. एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास में m ले लेता हूँ, रेडियस में r ले लेता हूँ. इसका रेडियस r है तो ये r हो गया, तो इसके सेंटर से ये 3r डिस्टेंस पर m मास का पार्टिकल रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस 2r हो गया. सही बात है.
तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F1 है। अब पहले मैं इतनी कहानी लिख लेता हूं, बाहर का पॉइंट है, तो बाहर का पॉइंट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो GM अपॉन स्मॉल r का मतलब हो गया 3r और उसका स्क्वायर, तो बेटा ये आ गया फोर्स GM अपॉन 9r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, फॉर्मूला लगाया मैंने जो मैंने टेबल से याद रखा था। Now a spherical cavity of radius r/2 is made in the sphere। यहां से r/2 रेडियस का एक स्फीयर काट करके बाहर निकाल दिया, and the force becomes F2। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वजह से इस पर जो फोर्स आ रहा है वो F2 हो गया, ठीक है। तो F1 और F2 का रेशियो चाहिए। अब F2 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि काम कैसे करना है। मैं इस बात को कुछ इस तरह से सोच रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है, अभी मैं मान करके चलता हूं कि काट करके अलग किया नहीं है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट की वजह से मैं इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लूं, और पूरे की वजह से मैंने इस पर फोर्स कैलकुलेट किया हुआ है। सो पूरे स्फीयर की वजह से जो फोर्स आया उसमें से अगर इस स्फीयर की वजह से जो फोर्स आया उसको मैं माइनस कर दूं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वजह से फोर्स आ जाएगा जिसका नाम F2 है। बात क्लियर है? तो ध्यान से देखना, मैं F2 क्या लिख रहा हूं, पूरे स्फीयर की वजह से फोर्स, वो हमने यहां लिखा हुआ है GM अपॉन 9r स्क्वायर माइनस ये वाला जो पार्ट है। अब इसकी वजह से फोर्स चाहिए तो इसका मास चाहिए। मास कैसे कैलकुलेट होगा, इसका रेडियस r/2 है। थोड़ी सी कहानी ये समझ लेते हैं कि मास इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ इंटू रो। रो तो डेंसिटी है, चाहे बड़ा स्फीयर लो चाहे छोटा स्फीयर लो, दोनों के लिए सेम होगा। मुझे एक बात समझ में आती है कि m प्रोपोर्शनल टू r³ चलेगा स्फीयर के केस में। अब जो छोटा स्फीयर मैंने यहां से काटा उसका रेडियस r/2 कर दिया, तो मास की वैल्यू m/8 हो जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि r रेडियस का जो स्फीयर है उसके लिए मास m है, तो r/2 रेडियस का जो स्फीयर होगा उसके लिए मास m/8 आ जाएगा, क्योंकि r/2 की पावर 3 बनेगी। कहानी समझ में आ गई होगी। तो g छोटे स्फीयर की बात कर रहा हूं तो मास आ गया m/8, पार्टिकल का मास स्मॉल m, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, ये r/2 है, ये 2r है, तो ये डिस्टेंस हो गया है r/2 प्लस 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेता हूं, GM अपॉन 9r स्क्वायर माइनस GM अपॉन ये 8 हो गया, ये 5r/2 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू GM अपॉन 9r स्क्वायर, और माइनस यहां पर ये 4 आएगा, 2 आएगा, 50 आ जाएगा, तो GM अपॉन 50r स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कहानी समझ में आ गई। F2 हमने कैसे लिखा, तो F2 इक्वल्स टू GM अपॉन r स्क्वायर अपना कॉमन, तो 1/9 माइनस 1/50 कर लिया, तो ये आ गया GM अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया 41/9 इंटू 50, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने। अब मुझे रेशियो चाहिए F1 और F2 का। F1 और F2 का रेशियो लूंगा तो GM अपॉन 9r स्क्वायर, GM अपॉन 9r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस करूंगा तो 1/41/50 आएगा, ठीक है, तो 50 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा, तो 50 रेशियो। अब इसमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि किसका रेशियो चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास ये भी और ये भी है, तो मुझे F1 अपॉन F2 चाहिए, तो ये अपॉन ये करूंगा तो 50 रेशियो 41 ये आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। कहानी क्लियर हुई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक कहानी। यहां अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करेंगे। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो मासेस अगर मैं लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग तो हम जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशन मतलब मासेस के लिए बात हो रही है। m और m है, m1 और m2 भी हो सकते थे, डिस्टेंस r है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो माइनस GM अपॉन r, ठीक है, फॉर्मूला याद भी होगा। एक लाइन और लिखी हुई है, एट एनी प्लेस इन ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज v, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट दैट प्लेस विल बी। ये कहानी क्यों लिखी हुई है, अगर मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम है v है, अगर मैं यहां पर m मास का एक पार्टिकल रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mv। तो मास को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो
उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अर्थ के केस में बात कर रहे हैं और हम जो पार्टिकल ले रहे हैं वो अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ले रहे हैं, ठीक है। तो r ग्रेटर देन r ही मतलब आउटसाइड, बाहर के पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जाएगी। r लेस देन r ही मतलब इनसाइड, अंदर के पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जाएगी। अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाला, मैं तुमको याद दिलाता हूँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये वाला जो एक्सप्रेशन है सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला, यही एक्सप्रेशन यहाँ पर काम आ रहा है या नहीं आ रहा? तो उसी के बेसिस पर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई है। इस एक्सप्रेशन को देख लो, अब मैं वापस वहां पर जा रहा हूं, वही एक्सप्रेशन अपने सामने आना चाहिए। ये देखो, बस ये स्मॉल m हमने लिया है, सॉरी ये स्मॉल m हमने लिया है, ठीक है। बाकी जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है सॉलिड स्फीयर के लिए वो लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाहर के पॉइंट पर ये है और अंदर के पॉइंट पर ये है। इफ अ पार्टिकल इज एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सरफेस से h हाइट पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, यही तो लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, एक ही चीज को अलग अलग तरह से लिखा है। अर्थ के लिए बात करें तो m ही कर दिया, स्मॉल r का मतलब हो गया अर्थ का रेडियस प्लस h है हाइट, r ये अर्थ का रेडियस, ठीक है। तो सरफेस से h हाइट पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच कर देंगे। बाहर के पॉइंट पर ये चीज आ गई, अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। यहां तक की बात क्लियर है? क्वेश्चन देखें क्या है। 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड d, d साइड का एक स्क्वायर बना दिया, m मास के 4 स्फीयर कॉर्नर पर चिपका दिए। A fifth sphere of mass capital M is situated at the center of the square, capital M मास का यहाँ रख दिया। The total gravitational potential energy, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक बेसिक मेथड है कि भैया जितने भी मासेस हैं दो मासेस के पेयर बनाओ, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और सबका सम कर दो, ठीक है। अब इसमें पेयर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। तो टोटल मास 4 और 5 इंटू में 4 आ गया 2, 10 पेयर टोटल बनने चाहिए। ये बात अपने को क्लियर हो गई। पहले बाउंड्री पर चल लो, 1 2 3 4 पेयर तो ये बाउंड्री पे बन गए। हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, किसी भी एक पेयर के लिख लो तो माइनस जी m1 m2 अपॉन r। समझ गए मैंने क्या लिखा? ऐसे 4 पेयर है तो इंटू में 4 पेयर वाली बात कंप्लीट हुई। इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का भी बनेगा, जो सेम आएंगे। किसी एक पेयर के लिए लिखूं तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस आ गया जी डी रूट 2, और 2 पेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल 6 पेयर हो गए अपने, यहां तक की बात क्लियर। अब बचा ये वाला मास जिसके सबके साथ पेयर बनेंगे, तो 4 पेयर और बनेंगे, तो 4 पेयर 2 पेयर और 4 और बनेंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। कंफर्म करने का तरीका है, ठीक है। अब इसका किसी एक के साथ पेयर बनाओ, वैसे ही बाकी के 3 पेयर और बनेंगे। तो इसका किसी के साथ पेयर बना लिया, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया d बाई रूट 2, तो इस पेयर के लिए कितना आ गया माइनस जी एम एम अपॉन और d बाई रूट 2, और ऐसे टोटल 4 पेयर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है ना कहानी? टोटल 10 पेयर बन गई, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो कॉमन लेकर के, और अपना आंसर आ जाएगा। कहानी यहां तक क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें मालूम ही है कि सैटेलाइट वो होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि एक सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलेगा? तो बेसिक पॉइंट यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर है। आर तो हो गया सर्कुलर पाथ का रेडियस, वी नॉट इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, that will be provided by the gravitational force between planet and the satellite। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एम ई मतलब यहां पर मैं अर्थ लेकर के चल रहा हूं और ये मेरे सैटेलाइट का मास है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये अर्थ का मास है, ये सैटेलाइट का मास है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो वी नॉट इक्वल्स टू रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ
आर ई प्लस एच कर सकता हूं, आर ई प्लस एच किया, यहां पर अर्थ का मास है, एक रिलेशन हमने लिखा था जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। जब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की थी सरफेस पर, तो हमने स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर लिखा था बेटा, वहां से जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर बना, तो इस जी एम ई को मैंने जी आर ई स्क्वायर लिखा, ये आर ई प्लस एच आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अर्थ का मास है, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, प्लेनेट या अर्थ के मास पर डिपेंड करती है। इफ अ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, h इज वेरी मच लेस देन r ई, मतलब h की वैल्यू r ई के कंपैरिजन में बहुत कम ले लूंगा, बहुत कम ले लूंगा, तो इस h को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। नेगलेक्ट करने के बाद में ये r ई बनेगा, तो रूट में अगर मैं m की फॉर्म में लिखूं तो जी एम ई अपॉन ये r ई हो गया, इसको यहां से अगर मैं देखूं तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन r ई से r ई कैंसिल हो जाएगा, रूट जी आर ई। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा इस कंडीशन में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में बेटा इस इंपॉर्टेंट बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या दी हुई है। जनरल एक्सप्रेशन या बेसिक एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है, मतलब सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी हाइट बहुत कम है, बहुत कम है, तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात हमारी क्लियर होगी। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 7.92 नियरली इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो जो अर्थ की सरफेस के बहुत पास सैटेलाइट घूम रहा होगा, उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। डेटा याद रख लेना। ठीक है, कुछ और बात करते हैं सैटेलाइट से रिलेटेड। टाइम पीरियड की बात है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि इस स्लाइड में हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करूंगा। सर्कुलर पाथ में हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, उसका सरकमफेरेंस आ गया 2 पाई आर, ऑर्बिटल स्पीड आ गई है v नॉट, सो द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर अपॉन v नॉट। स्मॉल r को r e प्लस h लिख दिया, और 2 पाई रूट में r क्यूब अपॉन जी एम ई, ये कहां से बना, t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v नॉट को मैंने लिखा है रूट जी एम ई, और अपॉन में रूट r, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, इसको अंदर ले जाऊं तो r क्यूब बन जाएगा क्योंकि अंदर जाकर के स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में रूट जी एम ई, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, और रूट में r क्यूब अपॉन जी एम ई, ये यहां से आई है चीज। क्लियर हुआ ये वाला स्टेप। तो ये स्मॉल r क्यूब अपॉन जी एम ई को मैंने लिख दिया है जी आर ई स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये आया। अब इसको अलग अलग फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं। स्मॉल r को मैंने h प्लस आर ई होल क्यूब लिखा, अपॉन में जी आर ई स्क्वायर 2 पाई, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं आर ई क्यूब को, ब्रैकेट में से अगर मैं आर ई को कॉमन लूंगा तो इससे बाहर आएगा आर ई क्यूब। देखना इस स्टेप को, तो 2 पाई रूट ये आ गया आर ई क्यूब, ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और पावर में आ गया 3 अपॉन में जी आर ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये वाला स्टेप आ गया। ये जो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर 3 रूट में है तो पावर 3/2 बन गई, आर ई अपॉन जी रूट में आ गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई। फॉर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगेन वही कंडीशन लेकर के चल रही कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस देन h इज वेरी मच लेस देन आर ई। h को आर ई से अगर मैं बहुत कम कर दूंगा तो ये 3/2 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सॉल्व करने के बाद में t इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई अपॉन जी आ जाएगा। h की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में मैंने बहुत कम ले ली, सो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करता हूँ, और फिर h की वैल्यू आर ई से अगर बहुत कम हो गई तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 आ जाएगी। मेरे पास में 2 पाई रूट आर ई अपॉन जी आएगा। आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर, मीटर में मैं उसको चेंज कर दूंगा, जी की वैल्यू 9.8 लेकर के चलूंगा। टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 84.4 मिनट। ये जो डेटा आ रहे हैं, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रख लेना। कभी कभी ये डेटा हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो टाइम पीरियड के ये सारे एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से चीज को लिखा गया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आपको याद रखने की, स्पेसिफिकली रटने की जरूरत है। बस बेसिक चीज को अपने दिमाग में रखो। स्मॉल r को आर ई प्लस एच लिख सकते हैं, वी नोट का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, तो स्मॉल g की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल G और मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से उस चीज को लिख सकते हैं।
सैटेलाइट अगर बहुत पास होगा तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 84.4 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। सैटेलाइट से रिलेटेड एक बात और बची हुई है अभी कि सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है, आगे बात करेंगे, पहले जितना डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करते हैं। A test particle is moving in a circular orbit in the gravitational field produced by a mass density that is rho equals to k upon r square। मास डेंसिटी मुझे गिवन है कि rho equals to k upon r square है। Identify the correct relation between the radius of the particle's orbit and the time period capital T। कैपिटल T और कैपिटल R के बीच में रिलेशन चाहिए। मास डेंसिटी मुझे ये दी हुई है। सो इसको देख करके पता लग रहा है कि जो डेंसिटी है वो स्मॉल r पे डिपेंड है। इट मींस डेंसिटी इज कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, सॉरी, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है। कैसे अप्रोच करना है, ये मैंने एक स्फेरिकल पार्ट लिया, ठीक है। अब इसमें जो डेंसिटी मुझे गिवन है वो k अपॉन r स्क्वायर गिवन है। मुझे इसकी वजह से किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले अपन ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करते हैं, फिर देखते हैं कि टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तरीका क्या है बेटा कि यहां पर आप एक एलिमेंट लो, इस तरीके से ये स्ट्रिप बना करके, ठीक है। प्रोसेस समझना, अप्रोच समझना। इसका रेडियस स्मॉल r ले लो, थिकनेस इसका dr ले लो, जिसको हम कहते हैं कि r डिस्टेंस पर जाकर के dr थिकनेस का एक स्फेरिकल पार्ट हमने ले लिया, एक स्फेरिकल शेल बना ले जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूं। क्यों कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा मैं उसको फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ये मास कैलकुलेट हो जाएगा और फिर मैं इस मास की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूंगा और फिर पूरे मास की वजह से लिखने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प ले लूंगा, ठीक है। सो अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं तो dv इक्वल्स टू रो 4 पाई r स्क्वायर dr। ये जो स्फेरिकल शेल बना इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 4 पाई r स्क्वायर dr आएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास में dm की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि मैंने डेंसिटी भी लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये dv है, तो मेरे पास में मास कितना आ गया, डेंसिटी की वैल्यू आ गई है k अपॉन r स्क्वायर इंटू में 4 पाई r स्क्वायर dr, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ तो dm इक्वल्स टू 4 पाई k और dr, ये मेरे पास में इस एलिमेंट का मास आ गया। इसकी वजह से अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लिखूंगा, dE दैट इज g dm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, dm मास की वजह से अगर बात करूं तो, एंड दैट इज इक्वल्स टू g अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, dm को मैंने लिख दिया 4 पाई k dr। टोटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन 4 पाई के जी अपॉन स्मॉल r स्क्वायर dr और 0 से कैपिटल R तक की लिमिट, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिट हमें बताया है वो r रेडियस का बताया है, मतलब हमें कैपिटल R डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हमने 0 से r तक की लिमिट लगाई। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन r स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4 पाई के जी इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर dr, लिमिट हो गई है 0 से r तक। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। करना क्या है, अब आगे की कहानी सुन लेना, इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेना जो कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई, सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो स्मॉल m मास का है, तो पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब gm, ठीक है, टोटल मास और इंटेंसिटी यहां से जो कुछ भी आएगी, अभी मैं ये नहीं लिखता हूं, जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको मैं स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में फोर्स आ जाएगा और उसको मैं mv नॉट स्क्वायर अपॉन r के इक्वल कर दूंगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई उसको पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई किया, मुझे उस पार्टिकल पर फोर्स मिला, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया, मुझे यहां से v नॉट की वैल्यू मिलेगी, ऑर्बिटल स्पीड मेरे पास आ गई। उसके बाद में मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो 2 पाई r अपॉन v नॉट की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा, t और r का रिलेशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है।
तो बेसिक प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझ लेना। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो मास डेंसिटी है, इस मास डेंसिटी की वजह से मैंने मास कैलकुलेट किया। मास कैलकुलेट करने के बाद में मैंने इंटेंसिटी कैलकुलेट की। इंटेंसिटी को मैंने पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई किया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके इक्वल किया। ऑर्बिटल स्पीड आई, ऑर्बिटल स्पीड से मैंने टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया। टी और आर का रिलेशन यहां से बन जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करके कंफर्म कर लेना क्या रिलेशन आता है। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, इंटीग्रेशन यहां पर इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट of radius r around earth, while a second satellite is launched into a circular orbit of radius 1.02 r. The percentage difference in the time period of the two satellites, दो सैटेलाइट्स की बात हो रही है। मैं मान लेता हूं सैटेलाइट S1 और सैटेलाइट S2। इसके जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस r है, इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस 1.02 r है, यही लिखा हुआ है। द परसेंटेज डिफरेंस इन द टाइम पीरियड ऑफ द टू सैटेलाइट्स, दोनों सैटेलाइट के जो टाइम पीरियड है उन टाइम पीरियड्स में परसेंटेज डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक तो बेसिक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि सर t प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3/2 होता है। ठीक है, तो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 पावर 3/2 लिख लें। ठीक है, यहां पर r1 की वैल्यू r हो गई, ये वैल्यू 1.02 r हो गई, पावर 3/2 हो गई। उल्टा कर लेता हूं t2 अपॉन t1, क्योंकि t2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा है। दैट इज 1.02 r अपॉन r, पावर 3/2 r से r कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहां से t2 इक्वल्स टू 1.02 पावर 3/2 इंटू t1 आ गया। परसेंटेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो पहले डिफरेंस लिख लेते हैं, t2 माइनस t1 अपॉन में t1 कर लेते हैं और इंटू में 100 कर लेते हैं, ये परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगा। t2 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, t1 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 1.02 पावर 3/2 माइनस 1 और इंटू में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का, पूरा जो प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक आइडियल प्रोसेस जो है वो तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका, जैसे परसेंटेज चेंज की बात हमने की हुई है पहले भी, वो बहुत काम आता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि यहां से अगर मैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनाऊं तो डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 इक्वल्स टू 3/2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। सो 3/2 दोनों के रेडियस में जो डिफरेंस है वो 0.02 का और इंटू में ये 100। डेल्टा r की वैल्यू आ गई है 0.02 r अपॉन में r से r कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहां से जो आएगा वो 100% एग्जैक्ट आंसर आएगा, यहां से अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन यहां से चेक करोगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो जो परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि 5% तक के अगर चेंज की या डिफरेंस की बात होती है या एरर की बात होती है तो हम जो फॉर्मूला इस तरीके से बनाते हैं उस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, और वही काम हमने किया है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके निकाल लो, यहां से निकाल लो, स्मार्ट मेथड यही है, आंसर कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब सैटेलाइट से रिलेटेड थोड़ी सी जो बात बची हुई थी वो है एनर्जी। सैटेलाइट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला हम जानते ही है कि पोटेंशियल एनर्जी तो -gMe अपॉन r हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ mv0²। ठीक है, अब mv0² अपॉन r इक्वल्स टू gMe अपॉन r²। यहां से अगर मैं चेक करूं तो r से r ये कैंसिल हो गए, तो mv0² इक्वल्स टू gMe अपॉन r आ गया, वो मैंने यहां लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से आ गई। मैंने काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे शक्ल एक जैसी चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन एक जैसा चाहिए। अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी अगर कुछ इस तरीके की फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी की अगर बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल किया तो -gMe अपॉन 2r, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का दोनों एनर्जी से रिलेशन क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
एंड माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि ये रिलेशन डायरेक्टली काम आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी देकर के टोटल एनर्जी अगर पूछ लें तो उस काइनेटिक एनर्जी से पहले माइनस साइन लगा दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी देकर के टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी देकर के पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास में तीनों एनर्जीज के बीच में रिलेशन है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा, ये रिलेशन काम में ले लिया। तो क्वेश्चन में अगर कोई एक एनर्जी गिवन है और दूसरी एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन से वो एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और इनके ये जो बेसिक रिजल्ट्स हैं ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी है नेगेटिव में, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इतनी आएगी, और जो टोटल एनर्जी है वो इतनी आएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी के साथ ही बात होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअल में मतलब यह है कि एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से अगर फ्री कराना है तो फ्री कराने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट इन ऑर्डर दैट द सैटेलाइट एस्केप अवे फ्रॉम इट्स ऑर्बिट दैट इज रीचेज अप टू इंफिनिटी। अपने ऑर्बिट से फ्री होकर के वो इंफिनिटी पर पहुंच जाए, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो भी टोटल एनर्जी है उससे पहले माइनस लगा दो। ये कहानी बनी कैसे कि टोटल एनर्जी उसमें कुछ बाइंडिंग एनर्जी ऐड कर दें, तो टोटल एनर्जी अब कितनी बन जानी चाहिए, इतनी एनर्जी उसके पास थी, इतनी एनर्जी मैंने उसको प्रोवाइड कराई, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराने पर सैटेलाइट इंफिनिटी पर पहुंच गया। इंफिनिटी पर पहुंच करके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो गई, तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी आ गई। इसलिए ये रिलेशन लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो भी टोटल एनर्जी हो ना बेटा, उससे पहले माइनस लगा लेना, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, दैट इज GMEM/2R। ठीक है, क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू हाइट h above अर्थ सरफेस, और अर्थ का रेडियस भी हमें गिवन है, इज E1। पहले इतनी बात करते हैं कि रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू हाइट h above अर्थ सरफेस इज E1। सरफेस से h हाइट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको E1 कहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट दैट हाइट इज E2। उस हाइट पर उस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है, उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो E2 है। द वैल्यू ऑफ h फॉर विच E1 एंड E2 आर इक्वल। E1 और E2 इक्वल करना है तो पहले E1 और E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अर्थ का मास me, रेडियस re, यहां सरफेस पर से एक सैटेलाइट को h हाइट तक लेकर के जाना है। यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी देख लो और यहां की पोटेंशियल एनर्जी देख लो, जितना चेंज आएगा उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहां पर अगर मैं देखूं तो -GME/m/re, और ये तो हो गई है इनिशियल। ठीक है, और फाइनल h हाइट पर अगर बात करूं तो -GME/m/re प्लस h। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, जिसको E1 कहा है, दैट इज EF माइनस EI। तो E1 इक्वल्स टू -GMEM/re प्लस h, माइनस माइनस प्लस बनेगा -GMEM/re। इसमें से मैं GMEM इसको अगर कॉमन ले लूं तो 1/re माइनस 1/re प्लस h। सॉल्व करूंगा तो GMEM और ये आ जाएगा re प्लस h माइनस re अपॉन में re ब्रैकेट में re प्लस h। एक फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला समझ लेना, क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको काम में ले लेना। मैं एक फॉर्मूला बना करके दे रहा हूं आपको। तो re से re कैंसिल हो गया, यहां पर ये re आ गया, तो ये आ गया है GMEM, ये आ गया h अपॉन में re है, re को मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन re बन गया। ये हमारा स्मॉल g आ गया, तो ये आ गया है हमारे पास में mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन re। ठीक है,
इस क्वेश्चन के साथ में ऐसा समझ लो कि मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता रहा हूं आपको कि सरफेस से अगर h हाइट तक किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ गया, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इतनी आती है। ये मैंने स्मॉल g की फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब आप इसमें से जो चाहे वो फॉर्म काम में ले सकते हैं। तो E1 की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई है, ठीक है। अब E2 की अगर बात करें तो h हाइट पर हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को E2 कहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E2 की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी है GMEM अपॉन 2R। तो GMEM अपॉन 2 R की जगह RE प्लस H। मेरे पास में E1 है, मेरे पास में E2 है, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। E1 और E2 की वैल्यू इक्वल कर देंगे और कैलकुलेट क्या करवाया गया है? H की वैल्यू को कैलकुलेट करवाया गया है। तो H की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने H हाइट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर ली। फिर H हाइट पर जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E1 और E2 को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद में H की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। RE की फॉर्म में कुछ आएगा और RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है। मीटर में, किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है तो किलोमीटर में ही आंसर निकाल लेंगे। कहानी आ गई समझ में? सैटेलाइट का ही एक टाइप होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी में जियो का मतलब है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब हम जानते ही हैं। तो एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की सरफेस पर खड़े किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में हो, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में जो रेस्ट में होगा उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या पॉइंट है? सच सैटेलाइट्स विच आर, पहले तो डेफिनेशन है, विच आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ आर टर्म्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दे आर कॉल्ड पार्किंग सैटेलाइट ऑल्सो, ठीक है। The direction of rotation of geostationary satellite is from west to east. That is the direction of rotation of the earth actually. तो जो geostationary satellite है वो west to east rotate करेगा। The time period will be 24 hours क्योंकि वो stationary रहेगा अर्थ के observer के respect में। And its angular velocity is same as that of axial velocity of earth revolving around its axis. उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ की जो एक्सियल वेलोसिटी होगी उसके इक्वल ही आएगी। सही बात है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैन बी लॉन्च जस्ट अबव द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर से ही उसको लॉन्च किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन है, कभी सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कुछ थियोरेटिकल चीज पूछ ली जाए तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो 42,000 किलोमीटर होगा, 42,000 किलोमीटर। डेटा याद रखना। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वैल्यूज हैं जो याद रखनी है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी 7.5 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड होगी। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होगी। टाइम पीरियड तो 24 आवर्स होगा ही होगा। हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज 36,000 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है, मतलब ये सेंटर से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है, दैट इज 42,000 किलोमीटर। और ये जो है ये अर्थ की सरफेस से उसके ऑर्बिट की हाइट है, दैट इज 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये रिजल्ट्स आते हैं सॉल्व करने के बाद में। डेटा है, डेटा दिमाग में सेट रखना। कभी कभार ये डेटा डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो ये डेटा दिमाग में रखना। Question: A geostationary satellite is orbiting around an arbitrary planet P at a height of 11 r above the surface of P. ठीक है, geostationary satellite है orbiting around an arbitrary planet P at a height of 11 r above the surface of P. ये कोई P planet है हमारा, उसकी सरफेस से 11 R की हाइट है, H की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसमें हमारा कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड तो 24 आवर्स हो गया क्या? ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी प्लेनेट, ठीक है। यही खास बात है इस क्वेश्चन की। हमने ये थोड़ी बोला है कि अर्थ का सैटेलाइट है, कोई भी एक प्लेनेट की बात हो रही है
तो जरूरी नहीं है कि उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो, जरूरी थोड़ी है कि वो अर्थ हो, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होगा। ठीक, हमारा जो सैटेलाइट है वो 11 आर की हाइट पर घूम रहा है, आर बीइंग द रेडियस ऑफ पी, आर इसके सर्कुलर पाथ का, सॉरी पी का रेडियस है, ये रेडियस आर है। The time period of another satellite in Earth at a height of 2r from the surface of P is, अब मैं एक दूसरे सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, ये भी P है और दूसरा सैटेलाइट भी P के अराउंड घूम रहा है, उसकी जो सरफेस से हाइट है वो 2r है, तो उसके लिए कितना होगा टाइम पीरियड? P हैज द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब चीज कंफर्म हो गई है कि P का टाइम पीरियड 24 आवर्स है और ये वाला सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, इसका मतलब अब उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स अब कह सकते हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मत कह देना कि टाइम पीरियड 24 आवर्स है, आगे जाकर के पता लगा है कि P का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, तो जियो स्टेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स। अब इंफॉर्मेशन ये होगी कि पहला जो सैटेलाइट है वो सरफेस से 11 आवर की हाइट पर और उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, दूसरा जो सैटेलाइट है वो सरफेस से 2r हाइट पर है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा? क्वेश्चन ये 2r की हाइट पर जो है उसका कैलकुलेट करना है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो चीज बड़ी सिंपल है, t प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर 3/2 केपलर्स लॉ, सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड अपॉन फर्स्ट पावर में 3/2, सो t2 इक्वल्स टू t1 r2 अपॉन r1 पावर 3/2। बात क्लियर है यहां तक? T1 है 24, R1 हो गया, R1 सेंटर से डिस्टेंस से ध्यान रखना, तो ये R प्लस 11R दैट इज 12R, और R2 की अगर बात करें तो R प्लस 2R दैट इज 3R, और पावर हो गई है 3/2, R से R कैंसिल, ही आ गया 4, तो 24 अपॉन में ये 4 की पावर 3/2, 24 इंटू 4 का अगर रूट लूंगा तो 2 और उसका क्यूब करूंगा तो 8 आ जाएगा, 1/8 और ये आ जाएगा 3, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 3 आवर्स। कहानी आ गई समझ में? बात क्लियर हुई? तो 3 आवर्स आ गया, ठीक है, मिल गया आंसर। अब एक बात और बची हुई है एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी की कहानी क्या है जानते हैं हम। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द बॉडी टू एनेबल इट टू एस्केप अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से किसी भी बॉडी को एस्केप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए या इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से ही हम एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना लेंगे। कैसे? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये एक्सप्रेशन कहां से आया? सरफेस पर अगर हम बात करें तो एनर्जी कितनी है, सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, प्लस में मैंने उसको एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म में एक काइनेटिक एनर्जी दे दी हाफ एम वी ई स्क्वायर, तो वो इंफिनिटी पर पहुंच गया, मतलब 0 + 0 हो गया। सरफेस पर इतनी एनर्जी थी, एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म में इतनी काइनेटिक एनर्जी दी, तो सरफेस पर टोटल एनर्जी इतनी बनी जिसकी वजह से वो इंफिनिटी पर पहुंचा, जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 हो गई। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 GME अपॉन आर ई। तो वी ई इक्वल्स टू रूट 2 GME अपॉन आर ई दैट इज इक्वल्स टू रूट 2। इसको मैं जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई भी लिख सकता हूं, ये कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास में एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है वी ई इक्वल्स टू रूट 2 GRE। वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। मास की फॉर्म में लिखना है तो रूट 2 GME अपॉन आर ई आ गया मेरे पास, और स्मॉल जी की फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूं। इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करूंगा तो एस्केप वेलोसिटी, ये डेटा शायद याद भी होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी आ गई है। क्लियर? क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। प्रोसेस को समझ लेना। प्रोसेस क्या था कि हमने एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे की कि वहां सरफेस पर जो उसके पास में एनर्जी थी उसमें काइनेटिक एनर्जी और ऐड कर दी है एस्केप वेलोसिटी की वजह से, और फिर वो इंफिनिटी पर पहुंच गया तो वहां की टोटल एनर्जी 0 कर दी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके एस्केप वेलोसिटी निकाल ली।
A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the Earth's surface. Radius of Earth is r. H is very much less than r. ठीक है, h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है. सैटेलाइट है जो h हाइट पर घूम रहा है. The minimum increase in its orbital velocity required. इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को मिनिमम कितना इंक्रीज करें? मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड so that the satellite could escape from the Earth's gravitational field is close to. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन समझ लो कि एक ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट घूम रहा है. अब उस ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड को कितना इंक्रीज किया जाए जिससे कि वो सैटेलाइट हमारा इंफिनिटी पर पहुंच जाए, मतलब एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड से. ठीक है, अगर मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो माइनस जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर. स्मॉल आर मीन्स आर ई प्लस एच, और एच की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी लिख दूंगा जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है. प्लस में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. इतनी उसकी टोटल एनर्जी आएगी. अभी मैंने स्क्वायर नहीं लगाया है. अब मैं इस वी नॉट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं. इंक्रीज करके मैंने वी नॉट प्लस वी कर दिया. अब काइनेटिक एनर्जी इतनी बन गई. जब मैंने ऑर्बिटल स्पीड को इतना इंक्रीज किया तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो बन गई. क्यों बन गई? क्योंकि वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया. जब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट है तब वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है. अगर मैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में वी वेलोसिटी को और ऐड कर देता हूं तो उसका रिजल्ट ये कि वो एस्केप करके इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है. लिखा हुआ सो दैट द सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्लोज. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाए तो जीरो प्लस जीरो कर दें. तो यहां से v की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. कर सकते हैं? करते हैं. हाफ एम वी नॉट प्लस वी का स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर. ठीक है, m से m को कैंसिल कर सकते हैं तो वी नॉट प्लस वी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gme अपॉन आर. ठीक है, तो v नॉट प्लस v इक्वल्स टू रूट 2gme अपॉन आर और v इक्वल्स टू रूट 2gme अपॉन आर माइनस वी नॉट. और v नॉट कितना आएगा? v नॉट की वैल्यू आती है रूट gme अपॉन आर. ठीक है ना. ऑर्बिटल वेलोसिटी जब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो ये एक्सप्रेशन है, चेक कर लेना. तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. रूट जीएमई अपॉन आर को अपन कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा. फिर जीएमई को जी आर स्क्वायर कर देंगे, आर से आर को कैंसिल कर देंगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा. सॉल्व कर लेना, एक स्टेप की बात है. स्मॉल जी की फॉर्म में उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा. कहानी क्लियर हुई? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का बना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लैनेट इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड. किसी बॉडी की बात हो रही है, उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है किसी प्लैनेट पर वो 12 किलोमीटर पर सेकेंड है. नोट कर लेते हैं. एस्केप वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर सेकेंड है. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन अनदर प्लैनेट बी whose डेंसिटी. दूसरे प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. ये एस्केप वेलोसिटी 1 हो गई और हमें एस्केप वेलोसिटी 2 पर कैलकुलेट करनी है ऑफ द बॉडी ऑन अनदर प्लैनेट बी. ये कहानी है ए के लिए और ये कहानी है बी के लिए. whose density is 4 times and radius is half of the planet A. अगर मैं A के लिए डेंसिटी रो ले रहा हूं तो इसके लिए डेंसिटी कितनी है? whose density is 4 times, तो इसकी डेंसिटी 4 रो हो गई. एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द प्लैनेट A. इसका जो रेडियस है वो A का जो रेडियस है उसके रेडियस का हाफ है. जो डेंसिटी है वो 4 टाइम्स है, जो रेडियस है वो हाफ है. तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी और रेडियस के लिए इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है. भैया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट 2gr. इसको कुछ डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो रूट g को हम लिखते हैं 4/3 पाई r रो कैपिटल G और इनटू में r. ये कहानी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की हुई है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है. चाहो तो वीडियो में पीछे जा करके जहां पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिस्कशन किया है स्टार्टिंग में, वहां पर चेक कर लेना. एक तो हमने g को मास की फॉर्म में लिखा था gme अपॉन re स्क्वायर. फिर हमने मास को लिखा था 4/3 पाई re क्यूब इनटू डेंसिटी रो. फिर वहां से सॉल्व करने के बाद में ये आया, तो g की वैल्यू डेंसिटी की फॉर्म में ये आ गई.
अब ये एक्सप्रेशन फाइनली क्या बना, रूट ये आ गया है 8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर, पाई जी रो आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काम में लेते हैं 2 के लिए और 1 के लिए। ठीक है, जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, फालतू की कैलकुलेशन क्यों करूं, 8/3 पाई कैपिटल जी, ये तो हो गया, कांस्टेंट कैंसिल हो गया, रूट में ये वाली कहानी आएगी। तो 2 के लिए जो डेंसिटी है वो 1 की डेंसिटी की 4 टाइम्स है, इसका मतलब मैं इसको 4 रो अपॉन रो लिख दूं। रेडियस की अगर बात करें तो 2 का जो रेडियस है वो a के रेडियस का हाफ है, इसका मतलब ये r/2 है और ये r है, r से r कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया भाई। इसका मतलब सेकंड पर या b पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो a पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी √2 टाइम्स है, यस और नो। तो मेरे पास में ve2 इक्वल्स टू कितना आया बेटा, √2, और इस एस्केप वेलोसिटी को देख लो कितना दिया हुआ है 12, अप्रोक्सीमेट 1.4 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 8 आ गया, 4 आया, तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन सही है हमारी, 16 पॉइंट समथिंग और 1.12 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द अनदर प्लैनेट whose density is 4 times, डेंसिटी 4 टाइम्स ले ली, रेडियस इज हाफ, रेडियस को हाफ कर दिया, एस्केप वेलोसिटी √2 gr, 4/3 पाई r रो g, ये r स्क्वायर रो, सही है। 2 अपॉन में 1 लेंगे तो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी 4 टाइम्स हो गई, तो 4 रो अपॉन रो आ गया, रेडियस, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर और है, सॉरी, ये स्क्वायर करूंगा तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, यहां से अगला स्टेप ले रहा हूं, ve2 अपॉन ve1 दैट इज इक्वल्स टू 4 रो अपॉन रो, ये बन गया r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये तो 1 आ गया। तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी 2 की 1 के बराबर आएगी, मतलब 12 किलोमीटर पर सेकंड। यहां पर स्क्वायर करना था। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर सेकंड अपना आंसर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कहानी पूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, प्लेनेट ए हैज मास m एंड रेडियस r। ए के लिए अगर बात करें तो मास और रेडियस दिए हुए। प्लेनेट बी हैज हाफ द मास, इसका मतलब इसका मास हो गया m/2 एंड हाफ द रेडियस, इसका मतलब इसका रेडियस हो गया r/2। इफ द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम द प्लेनेट ए एंड बी आर va एंड vb, इनसे जो एस्केप वेलोसिटी है वो va और vb दी हुई है, तो va और vb का रेशियो n/4 है, n पता लगाना है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब मास की और रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लूंगा, √2 gme अपॉन r। ठीक है, ए और बी के लिए तो va अपॉन vb इक्वल्स टू √2g तो कैंसिल हो जाएगा, ma rb mb। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू √ma mb rb ra। ठीक चल रहा है, रूट मास का रिलेशन, ए का मास अगर m है तो b का मास m/2 है, ए का रेडियस अगर r है तो b का रेडियस r/2 है, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, इसका मतलब ये 1 आ गया, इसका मतलब va और vb का रेशियो 1 आ गया है। उसने रेशियो बोला है n/4 दैट इज इक्वल्स टू n/4, इसका मतलब n की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है कहानी, एक्सप्रेशन है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर चीजों को लिखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। द मासेस एंड रेडियाई ऑफ द अर्थ एंड मून, बात हो रही है अर्थ और मून की। चलो जी नोट कर लेते हैं हम, अर्थ और इधर कहानी मून की। अर्थ के लिए m1 r1 मास इतना है, रेडियस इतना है। मून के लिए अगर बात करें तो m2 r2। देयर सेंटर्स आर एट अ डिस्टेंस r अपार्ट। ड्रॉ कर लें एक बार, अर्थ मून E और m, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ दीज टू मासेस। मिडिल मतलब ये वाला पॉइंट हो गया,
इसका मतलब ये डिस्टेंस r/2 और ये डिस्टेंस r/2। एस्केप कराना है, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहां पर मैंने स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अर्थ और मून के लिए मास और रेडियस गिवन है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है, मिडिल पॉइंट पर एक पार्टिकल रखा है, पार्टिकल को एस्केप करा के इंफिनिटी पर पहुंचाना है। एस्केप वेलोसिटी कितनी चाहिए? ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। पहले यहां पर इस पार्टिकल की एनर्जी लिखते हैं, टोटल है कितनी। अभी तो इसके पास में वेलोसिटी है नहीं, तो इसके पास में केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी में इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ में इसका पेयर बना देंगे। इस पेयर के लिए अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी -gm1m अपॉन r/2, और इसके लिए अगर बात करूं तो -2gm2m अपॉन r। सही बात है, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी टोटल। ठीक है, प्लस में मैंने उसको एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी दे दी इतनी, और वो पहुंच गया इंफिनिटी पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। स्मॉल m को तो कॉमन लेकर के हम खत्म कर ही देंगे। -2gm1 अपॉन r -2gm2 अपॉन r प्लस ve²/2 इक्वल्स टू 0। तो ve²/2 इक्वल्स टू 2g अपॉन r, ये मैंने कॉमन लिया और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 कर दूं। सही है, दोनों दूसरी साइड में जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, 2g अपॉन r कॉमन आ जाएगा। तो ve² इक्वल्स टू 4g m1 प्लस m2 अपॉन r, और ve अगर कैलकुलेट करूंगा तो रूट में, तो √4g m1 प्लस m2 अपॉन r। कॉन्सेप्ट समझ रहे ना इसका? पहले तो फिगर ड्रॉ करके केस को समझ लो कि केस क्या है, फिर यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। एस्केप वेलोसिटी की अगर बात करें तो एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म में जो भी काइनेटिक एनर्जी मिले उससे हमारा पार्टिकल इंफिनिटी पर पहुंचेगा। ठीक है, वहां से अपन इसकी एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी की 3-4 वैरायटीज थी। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक अपन ने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या वैरायटीज बन सकती हैं, वो सारी वैरायटीज अपन ने डिस्कस की है। क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू होना है, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट अगर हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट डाउट। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, इस वीडियो में काम इतना, अगले वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।